नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल पॉसिबल विद नवीन में। दोस्तों, आज हम लोग हॉट टॉपिक सीरीज का टॉपिक नंबर 5 का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें आप लोग को पार्ट 1 में आप लोग को सुप्रीम कोर्ट का डिटेल्स के बारे में बताए थे। उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में इसका एमसीक्यूज देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे कैसे ऑप्शन के जाल में आपको फंसाया जाता है। तो चलिए, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरा पढ़ाई अच्छा लगे, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, बात कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, बिना देरी किए हुए चलते हैं हम लोग एमसीक्यूज की ओर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था। तो आपको हम बताए थे कि भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन उसका उद्घाटन जो है वो 28 जनवरी 1950 को हुआ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 जनवरी 1950। आप लोग ये क्या काम करें कि बगल में एक पेन भी, एक कॉपी और एक कलम भी रखें, ताकि कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर भी साथ में मिलाते चले, ताकि आपको पता चले कि आप कितना पढ़ें और कितना समझें। अगर ज़्यादा गलत हो रहा है तो एक बार फिर से इसको देखिए और डिटेल्स को भी एक बार पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम न्यायालय में वर्तमान न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 25, 28, 34 और 31। तो आपको हम बताए थे कि सर्वोच्च न्यायालय में अभी वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। ऑप्शन सी 34, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है वो अन्य न्यायाधीश हैं। पहले 31 था, इससे जस्ट पहले 31 था, अभी 34 है। कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में संसद के अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन और भारतीय संविधान द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा हुई है। नेक्स्ट कहता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। तो देखिए, हमारे पास जो सुप्रीम है, जो सबसे बड़ी संस्था है वो कानून बनाने के लिए, वो कौन सी है? संसद। तो भारत के राष्ट्रपति, संसद, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, विधि आयोग। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, संसद। कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को। देखिए, थोड़ा फास्ट बताने का मेरा मतलब इससे है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो। बेवजह टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए आप लोग भी माइंड उसी हिसाब से शार्प रखिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको? तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी। 6 नंबर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन है आपका मुख्य न्यायाधीश के इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सिफारिश पर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष, 63 वर्ष, 64 वर्ष, 65 वर्ष। तो आपको हम बताए थे कि देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन अधिकतम है। अधिकतम बोले तो 65 वर्ष की उम्र में वो रिटायर करेंगे।
तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, विधि आयोग द्वारा, संसद द्वारा या फिर मंत्री परिषद द्वारा। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जो होता है वो संसद द्वारा होता है, निर्धारित होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, सेवानिवृत्ति होना चाहिए, निर्मिति लिखा गया। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में नहीं। तो आपको हम बताए थे कि जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं तो वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन है आपके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधि मंत्री। तो आपको हम बताए थे कि चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो या कार्यवाहक न्यायाधीश हो, सभी की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। फिर कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रमाण नहीं परामर्श के साथ, परामर्श। तो देखिए, राष्ट्रपति जो होता है वो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तथा उसकी परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। उच्चतम न्यायालय के संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए, 10, 9, 7, 5। तो आपका ऑप्शन, आप जैसे कहने, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या हो गया कि जब भी संविधान संबंधी कोई पीठ बनती है, संवैधानिक पीठ बनती है, तो उसमें मिनिमम कितना न्यायाधीश होना चाहिए। तो मिनिमम उसमें होना चाहिए 5 न्यायाधीश। नेक्स्ट, कहता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो देखिए, परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत, रिट अधिकारिता के अंतर्गत। तो ये जो है मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। तो यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है, दूसरा पूछ रहा है। तो दूसरा बना है किसमें, गोलकनाथ केस में, और पहला किसमें था, केशवानंद भारती में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 14 का ए। 15, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो 15 का गोलकनाथ, A.K. गोपालन, केशवानंद भारती, मेनका गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती केस में, जिसमें कहा गया था क्या कि संसद को संविधान में संशोधन करने का संवैधानिक अधिकार है अनुच्छेद 368 के अनुसार, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए
अथवा देश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने द्वारा दिए गए फैसलों का पुनर्विलोकन कर सकता है। तो अनुच्छेद 137, 138, 139, 138। तो आपको कल बताए थे हम अनुच्छेद 137। नेक्स्ट कहता है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसके द्वारा दिया जाता है। केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा, समस्त न्यायालयों के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा। कहता न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है तो कहाँ कहाँ। केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में। तो भारत तो एक कॉमन हो गया और एक यूएसए है, तो डी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। फिर कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 127, 122, 126, 139। तो अनुच्छेद 122 के तहत सर्वोच्च न्यायालय संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकता है। नहीं तो अगर जांच करने लगेगा तो फिर नेताजी जितना सदन में बाइकआउट करते हैं, जितना सदन नहीं चलता है, फिर और ये हो जाएगा। फिर कहता है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है। तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है। तो राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है। अभिरक्षक बोले तो उसकी रक्षा करने वाला कौन है। तो भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिवालय, भारत का उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत का उच्चतम न्यायालय। कहता है भारतीय संविधान का अभिभावक तो नहीं। कहता है कि इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। कहता है भारतीय संविधान का अभिभावक तो कौन करता है। तो अभिभावक बोले तो उसकी देखभाल करने वाला। तो राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल। क्वेश्चन वही है, खाली थोड़ा सा बदल दिया, फंसा दिया है। तो 22 का सी, सर्वोच्च न्यायालय। कहता है कि उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामले पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है। तो आपको राष्ट्रपति वाला में भी पढ़ाए थे कि राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 143। कहता है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, संसद द्वारा विधि बनाकर, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, राष्ट्रपति द्वारा। तो देखिए इसमें आपको फंसाया कैसे है। एक डाल दिया है कि संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, दूसरा डाल दिया है संसद द्वारा विधि बना करके। तो कभी भी जब सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार में जब कुछ घटा बढ़ा होगा, परिवर्तन होगा, तो जब तक कानून बना के नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। प्रस्ताव पारित करने से नहीं होता। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। कहता कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो आप लोग को जब हम मौलिक अधिकार बताएंगे तो उसमें बताएंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वो है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 के तहत।
नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो आपको हम बताए थे कि सर्वोच्च न्यायालय बनने के लिए योग्यता जब हम बताए थे तो आपको बताए थे कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, या कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, या राष्ट्रपति के नज़र में कानून का ज्ञाता हो। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसमें वकालत पूछ रहा है, एडवोकेट वकालत, तो वकालत बोले तो 10 साल, अगर न्यायाधीश पूछेगा तो 5 साल। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है। तो देखते हैं, संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों का मत, संसदीय कानून। तो भारत में संविधान की मूल संरचना, बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक व्याख्या। फिर कहता है कि भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है। तो केवल उच्च न्यायालय को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को, जनपद न्यायालयों को। तो सी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को माना जाता है अभिलेख न्यायालय। कहता जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो देखिए, कहता है कि संसदीय बजट के एक्ट, संसदीय एक्ट के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, न्यायिक पहल के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यायिक पहल के द्वारा। PIL, तो PIL आजकल बहुत सुन रहे हैं आप लोग, तो कल मैं भूल गया था। कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का जो चीज़ रहता है उस पर PIL दाखिल करता है। तो अभी भारत में PIL मैन बने हुए हैं अश्विनी उपाध्याय जी, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। तो PIL का पूरा नाम होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका PIL कहाँ प्रस्तुत की जा सकती है। तो केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल राज्यों के उच्च न्यायालय में, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण में, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में। तो आपको ध्यान रखना है कि PIL जो है वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों जगह प्रपोज किया जा सकता है। फिर कहता है कि जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई। तो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, इसका जो शुरुआत हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका से, लास्ट है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया। तो 1993, 1996, 2000, 2004। तो कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था 1993 में। तो इस तरह से आपका सुप्रीम कोर्ट का ये MCQs समाप्त हुआ। थोड़ा फास्ट किए हैं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिले। तो इसी तरह से ये समाप्त होता है। नेक्स्ट आने वाला टॉपिक होगा राज्यपाल। धन्यवाद।